Hello, dear students. You are welcome in ARK Institute. Today, I am going to discuss paper number 4. मॉक टेस्ट नंबर 4 को मैं आज डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं पेपर 4 की डाल रहा हूं, आपको देख लीजिए। मॉक टेस्ट नंबर 4 जो कि नीट एग्जामिनेशन 23 की तैयारी के लिए आपको डाले जा रहे हैं, उसकी मैं सबसे पहले की डाल रहा हूँ। पेपर नंबर 4 मॉक टेस्ट की ये की है, एक बार चेक कर लो, अपने आंसर मैच कर लीजिए। फिर इसके बाद में आप पेपर नंबर 5 भी मैं डाल रहा हूँ। मॉक टेस्ट नंबर 5 डाला जा रहा है, आप एक बार उसको चेक करें, उनके आंसर भी लिखना, जिससे क्या है कि नेक्स्ट क्लास में मैं फिफ्थ पेपर को जब डिस्कस करूं तो अपने आंसर मैच किया करो। ये पेपर नंबर 5 भी मैं डाल रहा हूं, और इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर 4 को डिस्कस करूंगा। तो ये पेपर नंबर 5 डाल दिया है मैंने मॉक टेस्ट का आपका। ठीक है, इसके बाद में अब आज हम डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 4 को। चलो मैं दिखाता हूं आपको, ये मॉक टेस्ट नंबर 4 देखिए, इसके हम सॉल्यूशन देखेंगे मॉक टेस्ट नंबर 4 के। तो क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप फर्स्ट पर। पहले आप क्या करो, टेस्ट मैंने दे दिया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप देखो इधर ध्यान से, ये मैंने आपको क्या बना रखी, दो बेंजीन रिंग है इसके अंदर, ठीक है, जिसमें एक पर तो अब मैं जो जैसे लैंग्वेज बोलता हूँ आप भी समझा करो। एक पर तो प्लस एम इफेक्ट का ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक पर माइनस एम का। अब आप इसको फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करानी थी, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोफाइल किस रिंग में आएगा, जिसमें प्लस एम इफेक्ट का ग्रुप जुड़ रहा है उसमें। इलेक्ट्रोफाइल क्या है आपके पास में फ्रीडल क्राफ्ट में, एल्काइल आयन। अब ध्यान से देखो, जब प्रोपाइल को मिथाइल हटाएंगे आप तो ये एन प्रोपाइल बनता है। लेकिन आपको पता है कि कैटायन में एक खास बात होती है, रीअरेंजमेंट। इसलिए ये जो एन प्रोपाइल है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करके और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल में। तो आप क्या करना, सबसे पहले कैटायन बनाना मोर स्टेबल, फिर आइसो प्रोपाइल कैटायन को अटैच करा दो इस जगह। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये था कि साहब आप जब इसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराएंगे तो ध्यान रखना, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन से पहला स्टेप कैटायन बनाइए और उसको मोर एक्टिवेटेड रिंग पर ले जाइए। ये तो अच्छा पैरा पे ही बना ना, और तो पैरा पोजीशन पे होता है, लेकिन ऑर्थो पे स्टेरिक क्राउडिंग बहुत होती है, पहली बार। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, ये तो इसका मतलब कंपाउंड ए था आपके पास में, क्या है ये कंपाउंड ए। फिर उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस। आप ध्यान रखना, एसिड के सभी डेरिवेटिव्स, जैसे मैं बोलता रहता हूँ, एसिड के सभी डेरिवेटिव्स हाइड्रोलाइज्ड होकर एसिड देते हैं और बाकी दूसरा कंपाउंड बना लेते हैं। तो जब इस अमाइड का, अमाइड है ये, इसका हाइड्रोलाइसिस कराऊंगा तो ये एसिड तो बाहर निकल जाएगा और ये NH2 आ जाएगा। तो ये आपके पास में कंपाउंड है बी, यहां से कंपाउंड है बी, देखो इधर ये रहा। नेक्स्ट बहुत बढ़िया रिएक्शन, जिसको मैं आपसे कहता रहता हूं कि इनके पेपर नहीं बदलता, डाइएजोटाइजेशन की रिएक्शन है। और डाइएजोटाइजेशन में इसको किस में कन्वर्ट कर दो, N2Cl में। लो साहब, ये कन्वर्ट कर दिया डाइएजोनियम सॉल्ट में, N2Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब ये रिएक्शन बहुत बढ़िया, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी आपको बता देता हूं, वहां पर दो कपलिंग रिएक्शन है, एक तो एनिलीन के साथ, एक फिनोल के साथ। तो ये जो एनिलीन और फिनोल, ये भी और तो पैरा डायरेक्टर है, तो पैरा पोजिशन पर अटैक कराओ इलेक्ट्रोफाइल का, ये रहा इलेक्ट्रोफाइल। इसका कहां पे लेकर आओ, पैरा पे, क्योंकि ऑर्थो में बड़ी स्टेरिक क्राउडिंग। तो ये एजोडाइज बनती है, यहाँ पे जुड़ेगा ये। यानी मतलब देखो इधर इस पार्ट को ऐसे ही लिख रहा हूं और इधर लिख रहा हूं, देखिए आप, CH3 ये तो आइसोप्रोपाइल पार्ट है, और ये बेंजीन रिंग, यहाँ पर एजो ग्रुप, ये रहा ये एजो ग्रुप, और इधर जोड़ दो आप, इसके पास में भी सेम है ये, देखो इधर ये जोड़ दिया मैंने। इनको क्या कहते हैं, एजोडाइज कहते हैं। आपको समझा देता हूं कि जब इसके अंदर NH2 अमाइंस के साथ बनते हैं एजोनियम सॉल्ट से, तो ये येलो कलर की होती हैं, ठीक है। और यदि फिनोल के संग बनती तो रेड। तो आपके पास में आंसर हो गया बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको तैयार करें। क्वेश्चन नेक्स्ट है, आपके पास में एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दे रखा है आपको हेलोजिनेशन का, फ्लोरिनेशन का आइडेंटिफाई करना है। तो आपको पता है कि पहली बात, आयोडीनेशन तो रिवर्सिबल है, इसलिए ये तो आयोडीनेशन का, क्योंकि जो आपके पास में इंटरमीडिएट बनेगा वो जो ट्रांजिशन स्टेट है, दोनों की हाइट नियरली इक्वल है, इसलिए ये तो आयोडीनेशन के लिए ध्यान रखना। फ्लोरिनेशन सबसे फास्ट, इसलिए जो सेकंड स्टेप में एक्टिवेशन एनर्जी है, देखो इधर ध्यान से, वो सबसे कम। आप देखो इसको, सेकंड स्टेप वाली भी देखो, यहाँ पर ये ब्रोमिनेशन और ये फ्लोरिनेशन की भी चेक करो, तो ये आपके पास में फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो इधर ध्यान से, क्वेश्चन नंबर थर्ड को डिस्कस कर रहा हूं। विच हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में लिए पहले तो मोलर मास चेक कर लिया करो, सबके मोलर मास सेम है, फिर उसके बाद में इस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर चेक कर लिया करो। तो नियोपेंटेन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। इन पेंटेनों में रीजन क्या है, मोर सिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल सॉलिड में क्रिस्टलाइन जो पैकिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोर वोलेटाइल कंपाउंड। अब आप ध्यान रखना, जिसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, बन रही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है, वो कंपाउंडों के बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, इसलिए मोर वोलेटाइल। इसी में बन सकती है, इसके मेटा डेरिवेटिव में नहीं, इसमें भी नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास में कौन सा था, 4, ठीक है। इनके हिंट आप लिखते रहा करो कि साहब ऐसा क्यों। तो इसमें कौन सा था, फोर्थ के फर्स्ट में इंट्रामोलिकुलर। आगे देखो बढ़िया क्वेश्चन, अब देखिए आप,
प्रोपाइन, इसका डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराई। अब देखो इधर, ये सब आपके पास में प्रोपाइन, डाइल्यूट H2SO4 HCl आयन की प्रेजेंस में क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस। और हाइड्रोलाइसिस से पहले आपको समझा देता हूं, एक टाइम के लिए इनॉल फॉर्म बनती है, ऐसे वाटर ऐड करो, और जो इनॉल फॉर्म अनस्टेबल होती है, इसलिए उनमें टोटोमराइज होके और वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कीटो फॉर्म में। तो ये आपका फर्स्ट प्रोडक्ट है ए, ये रहा, ये प्रोडक्ट है ए, ठीक है। फिर क्या किया, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में हीट कर दिया, इसलिए अब आप देखो, जब डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में अल्फा हाइड्रोजनेटेड कार्बोनिल कंपाउंडों की रिएक्शन कराई तो एल्डोल, और हीट भी कर दिया तो एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये एल्डोल कंडेंसेशन की रिएक्शन थी। अब इसका जब एल्डोल कंडेंसेशन बनाएंगे तो एक शॉर्ट ट्रिक आपको मैंने समझा रखी है, देखो इधर ध्यान से। क्या किया करो, दो सेम मॉलिक्यूल लेना और कोई नहीं दे रखा, तो ये लो CH3CO, ये एसीटोन था, ठीक है। इस बॉन्ड को आप खोलेंगे न्यूक्लियोफाइल, और शॉर्ट ट्रिक ये है कि साहब इसका जो एल्फा हाइड्रोजन है उसको हटा के न्यूक्लियोफाइल बना लो। तो एल्फा हाइड्रोजन को, ये तो प्लस ये माइनस, इसको तो जोड़ देना O पे और CH2 को अटैच करना यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपके पास में हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। और जब आप इनको हीट कर देते हो तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से बाहर निकालना, जिससे क्या ये कंजुगेशन में आना चाहिए। अब पढ़ लीजिए आप, कंपाउंड फर्स्ट, इसमें इनकरेक्ट बताना था, कंपाउंड ए इज प्रोपेन टू ऑल, यही गलत है, प्रोपेन टू ऑल थोड़ी है, ऑन है ये, ऑन, प्रोपेन नॉन कीटोन, कन्वर्जन ऑफ ए टू बी एल्डोल कंडेंसेशन, सही बात है, प्रोपाइन इज हाइड्रोलाइज्ड, सही है। और कंपाउंड बी विल बी गिव 4 मिथाइल 3 पेंटीन टू 1, देख लो इसका नाम पढ़ लो, 1 2 3 4, ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है, इसलिए इसके अंदर आंसर आपके पास में फर्स्ट था इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझा रहा हूं, आप देखो इधर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन को, सिक्स क्वेश्चन देखिए। इथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल पर क्या डाल रखा है, पीसीसी, भूलना नहीं। पीसीसी क्या करते हैं, एल्कोहलों को इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज करते हैं और एल्डिहाइड बना देते हैं। तो पीसीसी भाई से पीसीसी से रिएक्शन करके किस में बदल जाएगा, इथेनॉल में। फिर क्या कराना, आप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, और फिर हाइड्रोलाइसिस भी करा देना। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराओगे तो O पे से जुड़ जाएगा साहब H, और ये CH3, ये CN जुड़ेगा, CN, और इधर आ जाएगा आपके पास में H इसका, और CN का जब हाइड्रोलाइसिस करोगे तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कंपाउंड A तो है ये एसिटाल्डिहाइड, और कंपाउंड B है ये, अब सुनना ध्यान से, कंपाउंड A इज इथेनॉल, सही है, कन्वर्जन ऑफ A टू B इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देन हाइड्रोलाइसिस, बिल्कुल बढ़िया है साहब। क्वेश्चन नंबर ये सी, कंपाउंड B कंटेन कायरल कार्बन, ये रहा, चेक कर लीजिए, ठीक है। और कंपाउंड B विल बी ऑप्टिकली एक्टिव, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अब आप ध्यान से देखना, अब इस लाइन को समझिए, ये थोड़ा स्टीरियोकेमिस्ट्री से, तो ये चीजें आती हैं, आपको समझा दूं। तो जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे तो इस कार्बन पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज का मतलब कैटायन में कन्वर्ट होगा, और जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है वो अब और बिलो दोनों तरह अटैक कर सकता है, इसलिए रेसिमाइजेशन होगा, और जब रेसिमाइजेशन होगा तो एक्टिव नहीं होता है कंपाउंड, ध्यान रखना। तो प्रोडक्ट कैसा रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और यही बताना था इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 6 था, बढ़िया क्वेश्चन है, लैक्टिक एसिड इसका नाम है, लेकिन यहाँ पर क्या बनेंगे, दो फॉर्म बनेंगे, डी एंड एल, एंड इनएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, जब आप एसिड की रिएक्शन कराएंगे अमोनिया से, अब ध्यान रखना एसिड और अमोनिया है बेस, तो सबसे पहले क्या बना दिया करो, उनका सॉल्ट। तो सबसे पहले जो कंपाउंड ए बना हुआ है वो बना हुआ है अमोनियम बेंजोएट, देखो इधर ध्यान से, इसके H को दो और अमोनियम आयन के लोन पेयर, अमोनियम बेंजोएट, फिर हीटिंग करो। अब ध्यान रखना, हीटिंग करेंगे तब वाटर इलिमिनेट होगा, तब वाटर इलिमिनेट होगा, और किस में बदल जाएगा, ये अमाइड में। और ये बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसका एक काम है, Br2 हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन है, तो ये क्या करती है, CO को खत्म कर देती है, और ये बदल देगी साहब प्राइमरी अमाइन में, NH2। अब देखो ये कंपाउंड रहा A, ये कंपाउंड B, और ये कंपाउंड C। अब इनके बारे में पढ़ लीजिए, पूछा है आपसे कि इनकरेक्ट, कंपाउंड A इज बेंजामाइड, यही गलत है, कंपाउंड A इज नॉट बेंजामाइड बट इट इज अमोनियम बेंजोएट, कन्वर्जन ऑफ A टू B इज इंट्रामोलिकुलर इलिमिनेशन, बिल्कुल हीटिंग से वाटर बाहर निकल गया अंदर से। कंपाउंड B इज वीक बेस देन C, बिल्कुल, अमाइड एम्फोटेरिक होते हैं और अमीन्स बेसिक होते हैं, ध्यान रखना, अमाइड कैसे होते हैं, एम्फोटेरिक, और अमीन्स बेसिक, इसलिए वीक बेस बोलूंगा। C, कंपाउंड C इज एनिलीन, वो सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच शो टोटोमेरिज्म, अब आप ध्यान रखना, कई बार दे चुका हूं, टोटोमेरिज्म से आता रहता है क्वेश्चन। टोटोमेरिज्म की कंडीशन आपको मैं क्लियर कर देता हूं, बार बार मैं इसको देता रहता हूं, इसलिए आप याद रखिए। टोटोमेरिज्म के लिए पहली बात, कोई आपके पास में मल्टीपल बॉन्डेड एटम होना चाहिए, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होती है, बाकी नाइट्रोजन भी हो सकती है या अदर कोई भी हो सकता है, और इस पर क्या है कि सैचुरेटेड
सैचुरेटेड कार्बन पर होना चाहिए, अल्फा जिसको कार्बन कहते हैं उस पर सैचुरेटेड। और एक लाइन और है आपको समझा दूं, इस पर कोई भी ऐसा एटम या ग्रुप नहीं जुड़ना चाहिए जिसके पास लोन पेयर हो, अदरवाइज क्या रेजोनेंस हो जाएगा, ध्यान रखना आप। यदि क्या हो जाएगा, रेजोनेंस, इसलिए ऐसे नहीं देंगे। तो बस आप ध्यान रखना कि ये मल्टीपल बॉन्डेड होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन सैचुरेटेड होना चाहिए, और तब जाके ये हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता रहता है, इसको कहते हैं टोटोमेरिज्म। जैसे पहला है आपके पास में नाइट्रोमीथेन, देगा देखो इधर, फर्स्ट कंपाउंड है नाइट्रोमीथेन, देखिए इधर, ये रहा था आपके पास में नाइट्रोमीथेन। जैसे मैं बोल रहा हूँ सुन लो, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऐसे कार्बन का बॉन्ड होता है, बाकी नाइट्रोजन भी आती है फ्रिक्वेंटली, ये तो मैंने जो बोला था ऐसे इस तरह से, इसको बॉन्ड को डिलोकलाइज करो तो हाइड्रोजन चली जाएगी ओ पे और नाइट्रो का एसआई नाइट्राइल बन जाएगा, ध्यान रखें आप। तो ये सी और एच, डबल बॉन्ड एन ओ पे चला गया ये, तो इसको क्या कहते थे अपन, टोटोमेरिज्म। तो नाइट्रोमीथेन शो करेगा। अब एसिटिक एसिड को भी सुन लो, बोले साहब एसिटिक एसिड क्यों नहीं करेगा, तो जो मैं लाइन बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुनिए। एसिटिक एसिड इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये जो मल्टीपल बॉन्डेड आपके पास में की एटम जिसको मैं बात कर रहा था, जेड लिख रहा था, उससे जुड़े हुए एटम के पास में क्या है, लोन पेयर, तो रेजोनेंस यही होता रहेगा। और जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, ध्यान रखना, लोन पेयर इजीली डिलोकलाइज हो जाते हैं बजाय सिग्मा बॉन्ड के, बिकॉज सिग्मा बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसलिए रेजोनेंस यहां चलता रहेगा, टोटोमराइजेशन नहीं होगा। ऐसे ही आप देखो 2 ब्यूटीन में है नहीं, ठीक। हाउ मेनी प्राइमरी अमीन्स आर पॉसिबल ऑफ C3H9N, तो प्राइमरी अमाइन का फॉर्मूला क्या है आपके पास में, NH2 ग्रुप। तो दो पॉसिबल है, एक तो आप एन प्रोपाइल अमाइन बना सकते हो, और एक क्या बन सकता है, आइसोप्रोपाइल अमाइन, आंसर 2। विच डज नॉट मेड साइक्लिक मेड व्हाइट क्रिस्टल्स विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको बता दूं, कार्बोनिल कंपाउंड होगी, एक रिएक्शन है जिससे सोडियम सॉल्ट बनते हैं, और उस रिएक्शन में सोडियम सॉल्ट बनने से क्रिस्टल बनने से उनको सेपरेट कर लेते हैं, फिर हाइड्रोलिसिस करके प्योर कंपाउंड आ जाता है। इसलिए ये रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंडों के सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन में काम ली जाती है। लेकिन इसको ध्यान रखना, स्टेरिक क्राउडिंग पर डिपेंड करती है ये रेट, इसलिए कीटोन में ओनली कौन से देते हैं, जिसमें मिथाइल कीटोन हो। एल्डिहाइड तो इस रिएक्शन को सभी देते हैं, समझ लो। स्टेरिक क्राउडिंग पर डिपेंड से रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल भी वीक है हालांकि, लेकिन क्या बोलेंगे, पहली बात एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव, इसलिए सभी तो एल्डिहाइड देते हैं। और कीटोन में क्या जरूरी है, मिथाइल कीटोन जरूरी है, चाहे एक ही साइड हो बेशक, वो देते हैं। बाकी मिथाइल के जो बड़े कोई बल्कि ग्रुप लगे होते हैं वो नहीं देते। तो 3 पेंटेनॉन इस रिएक्शन को नहीं देगा, क्योंकि इसके अंदर क्या लगे हुए, दोनों इथाइल, नहीं बनेगा क्रिस्टल। क्वेश्चन 11, विच वन इज मोर एसिडिक, एक फॉर्मिक एसिड और बेंजोइक एसिड। देखो इसमें तो प्लस आई इफेक्ट लग जाएगा, इसलिए वीक। अब ध्यान रखना, फॉर्मिक एसिड भूलना नहीं, क्वेश्चन आता रहता है, आपको समझा देता हूं। फॉर्मिक एसिड बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है, क्योंकि इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है फॉर्मेटाइन की, वो सिंक्रोनाइज टाइप का इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। इसके अंदर क्रॉस कंजुगेशन भी मिलता है बेंजोइट आयन में, इसलिए फॉर्मेटाइन मोर स्टेबल देन बेंजोइट, एंड हेंस फॉर्मिक एसिड मोर एसिडिक, फॉर्मिक एसिड मोर एसिडिक देन बेंजोइक एज वेल एज एसिडिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच वन इज मोर बेसिक, विच वन इज मोर बेसिक को भी समझो आप ध्यान से। एक तो लिख रखिए अमोनिया, एक डाइमिथाइल और ट्राइमिथाइल। मैं तो बच्चों को ऐसे याद कराता हूं कि जब सबसे छोटा ग्रुप लग रहा हो मिथाइल तो 213, और कोई बड़े ग्रुप लग रहे हो इथाइल वगैरह तो 231। इसका मतलब है कि सेकेंडरी ज्यादा होता है, फिर प्राइमरी और फिर टर्सरी। इसके अंदर सेकेंडरी तो ज्यादा है, कई चीज देखी जाती है, मैं इसमें ध्यान रखना, प्लस आई इफेक्ट है, बल्कि ग्रुप है, हाइड्रेशन एनर्जी वगैरह सब, और फिर ये टर्सरी, फिर ये। तो सेकेंडरी मिथाइल में छोटे ग्रुप में 213, 13 और 31 का खेल है, 13 और 31 का खेल। यदि छोटा है तो 13 और बड़े हैं तो 31, इसलिए आंसर डाइमिथाइल एनिलीन अमीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 13 को, क्वेश्चन नंबर 13, बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। ये था आपके पास में मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, इसकी रिएक्शन एक तो कराई, देखो रिएक्शन को क्या कहते हैं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये ब्रोमीन की रिएक्शन है, ठीक है, एंटी एडिशन है, ये भी ब्रोमीन वाटर की है, और ये ऑक्सोमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इस रिएक्शन के बारे में बताओ। ये जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग वाटर जुड़ता है, जो सही जुड़ा हुआ है चेक कर लीजिए। मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग यहाँ आना चाहिए था, जो एंटी मार्कोनिकोव है गलत, यानी सही जुड़ा हुआ है प्रोडक्ट। ठीक है, ये कैसे जुड़ता है, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। मार्कोनिकोव रूल ये कहता है कि OH को इस कार्बन पर आना चाहिए, इसलिए यही इनकरेक्ट है, इसमें अंदर यही पूछा है आपको, इनकरेक्ट। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपके पास में, सी, ये सही है, एंटी एडिशन है। तो ब्रोमीन की पोजीशन चेक करो, एंटी। अच्छा, यहां पर भी एंटी एडिशन है, पहले ब्रोमीन जुड़ेगा और फिर हाइड्रोलिसिस, तो OH की और Br की पोजीशन एंटी ही आनी चाहिए, इसका मतलब सी इनकरेक्ट है। बहुत बढ़िया रिएक्शन, ध्यान से सुन लो क्या लाइन थी,
ऑक्सो मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मार्कोनिकॉफ रूल के एडिशन है, नो रीअरेंजमेंट। और हाइड्रोबोरेशन एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, नो रीअरेंजमेंट, क्योंकि इनमें साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है। क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 14 है आइडेंटिफाई इनकरेक्ट मेथड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। देखो बेंजीन का मेथड है, रेड हॉट ट्यूब से पास कर देते हो तो बन जाती है, जिंक डस्ट से कर देते हो तो ये डीऑक्सीजनेशन करता है तो बन जाती है, सोडा लाइम के साथ करते हो तो CO2 बाहर निकल जाती है, इसीलिए तो कहते हैं डिकार्बोक्सिलेशन बन जाती है। यहाँ नहीं बनेगी, कैल्शियम के साथ रिएक्शन कराओगे इसकी तो सबसे पहले कैल्शियम बेंजोएट बनेगा और उसको हीट कर दोगे तो CO3 बाहर और कीटोन बनते हैं उसके अंदर, बेंजोफिनोन। बढ़िया क्वेश्चन है, मैं तो आपको बता दूं, लेकिन बेंजीन नहीं बनेगा। नेक्स्ट कंपाउंड दे रखे हैं और वो रेट दे रखे टुवर्ड द SN2 मैकेनिज्म। अब ध्यान रखना SN2 मैकेनिज्म में किस पे डिपेंड करती है रेट? स्टेरिक क्राउडिंग पर। स्टेरिक क्राउडिंग देखने के लिए जैसे ये तो साहब आपके पास में इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है और ये लिविंग ग्रुप है, ये हट रहा था और ये इसकी 3 वैलेंसी, ये रही, ठीक है। अब क्राउडिंग चेक करनी है इस पर। सबसे पहले एक चीज और ध्यान रखना, यदि आपके पास में स्टेरिक उसमें ट्रांजिशन स्टेट के अंदर लिविंग ग्रुप के पास में कोई ऐसा हो मल्टीपल बॉन्ड, तो क्या होता है एक्चुअल में कि वहां पर पैरेलल हो जाते हैं पाई बॉन्ड्स, इसलिए पैरेलल होने से स्टेबिलिटी आ जाती है। जैसे फर्स्ट कंपाउंड में देखो इधर ध्यान से, कंपाउंड फर्स्ट में ये C डबल बॉन्ड O है और इस कार्बन पर लगा हुआ ये लिविंग ग्रुप, ये था Cl और यहाँ पर आ रहा था कोई न्यूक्लियोफाइल और ये इसकी 2 वैलेंसी थी HH। अब जब ये न्यूक्लियोफाइल, ये देखो इसके p ऑर्बिटल sp2 में आ जाता है, ध्यान से देखो, और इसके p ऑर्बिटल और इस बेंजीन रिंग के अंदर p ऑर्बिटल है ही, वो क्या है रेजोनेंस, यानी कुल मिलाकर पैरेलल हो जाते हैं, पैरेलल होने से इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाते हैं, इसलिए मोस्ट स्टेबल। तो सबसे जल्दी तो सबसे फास्ट रिएक्शन इसमें और सबसे ज्यादा रेट तो इसके अंदर, ये तो इसी का मैच हो गया। अब देखो क्यू में आंसर 2 है, क्यू का आंसर क्या है 2, आपको पता रखा है मैंने कि एक बार में ही आ जाता है जनरली। अब ये 2 ऑप्शन बह सकते हैं आपके पास में, ठीक है, क्यों में आंसर 2। अब इसी तरह से आपके पास में एलाइल क्लोराइड में इससे कम, क्योंकि यहाँ पर तो बेंजीन रिंग भी थी, ठीक है, माइनस आई इफेक्ट भी था जिसका, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट कम है, इसलिए इसका रिएक्शन इससे थोड़ी कम, ये रही। फिर बच्चा साहब आपके पास में मिथाइल और एक आइसोप्रोपाइल, अब इसमें स्टेरिक क्राउडिंग ज्यादा, इसलिए इसकी वैल्यू सबसे कम, ये रही, ठीक है, और इसकी वैल्यू आपके पास में ये, इसको मैच करा दो। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा 4। अब इसमें फर्स्ट में 4 चेक कर लो आप, देखो एक बार ध्यान से, ये जो आपके पास में एस है इसके अंदर आंसर क्या आना चाहिए 4, ये लो साहब एस के अंदर, ये आपके पास में पी, पहला क्वेश्चन था एक्चुअल में पी क्या, अच्छा क्यू के लिए क्या चेक करना था 2, क्यू के लिए ये 2 आपके पास में थे, एस ये है आपके पास में एस, इसकी सबसे कम वाला आंसर देना है और सबसे कम आंसर किसके अंदर है फर्स्ट में, तो आंसर आपका फर्स्ट ही आ जाएगा। देखो इधर आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट, तो ऐसे आप मैच करा दिया करो उसको, ठीक है। नेक्स्ट बता रहा हूं देखिए, तो ये चेक करो कि साहब ये SN1 और SN2 के मैं क्वेश्चन डालता रहता हूं, तो SN1 में कैटायन बनता है, कैटायन की स्टेबिलिटी चेक किया करो, और SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती है जिस पर क्राउडिंग चेक किया करो। नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है किसी एग्जाम में कि बताने हैं आपको कितने सॉल्यूशन के कितने कंपाउंडों के एक्वा सॉल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। तो सबसे पहले बताओ रेड को ब्लू कौन करता है, तो पहले तो ये चेक करना, बोले था बेसिक जो कंपाउंड होते हैं वो कर देते हैं, बेसिक, तो बेस फाइंड करने थे। तो पहला देखो KCN, अब मैं पूछूं आपसे KCN किससे बना हुआ है, बोले साहब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से, HCN है वीक और ये, तो आप हाइड्रोलाइज कर लो, एक तो ये रहा बेसिक, ये न्यूट्रल, ये स्लाइटली एसिडिक, ये न्यूट्रल, ये एसिडिक, क्योंकि नाइट्रिक एसिड बनेगा, ध्यान रखना, ApCl3 फिर एसिडिक, K2CO3 फिर कर देगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस और कार्बोनिक एसिड कैसा होता है वीक एसिड, ये कर देगा, ये फिर एसिडिक है, और LiCN कर देगा, क्योंकि जो लिथियम हाइड्रोक्साइड है वो स्ट्रॉन्ग बेस से बजाय HCN से, तो आंसर आएगा इसके अंदर 3। क्वेश्चन 17 देखो, क्वेश्चन 17 है कंसिडर द रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, कैलकुलेट ए व्हेन 80% डिकम, कैलकुलेट टाइम कैलकुलेट करना जब ये कितना हो जाए 80% डिकम्पोज। तो आपके पास में ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, KT इक्वल्स टू 2.303 लॉग, यहाँ पे लिखेंगे आप इनिशियल कंसंट्रेशन और ये टाइम टी पर, इसको ले लिया करो 100 और 80% डिसोसिएट हुआ तो ये कितनी हो गई 20, तो ये हो गया log 5। अब आप ध्यान रखना log 5 की वैल्यू आपको कोई नहीं देगा, मैं आपको याद कराता रहता हूँ, log 5 की वैल्यू होती है 0.7 लेकर और रफली होती है इतनी 0.69999, ठीक है। आप इतना ले लो, इसको डिवाइड कर दो, किससे डिवाइड कर दीजिए K से, K की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 × 10 की पावर -2, इसको सोल्व कर लो तो आपके पास में आंसर आ जाएगा 80.6 सेकेंड। नेक्स्ट, तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर का है, इस फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है जिसकी हाफ लाइफ है कितनी 3 आवर्स। आपको बताना है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन्स आफ्टर 9 आवर्स। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर में एक खास बात है कि जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती, आपको समझा देता हूं।
हाफ लाइफ किस पर डिपेंड नहीं करती, इनिशियल कंसंट्रेशन। जैसे ये शुरू की थी कंसंट्रेशन, तो हाफ रह जाएगी ये कितने में, 3 मिनट के अंदर, 3 आवर्स दे रखा है, 3 आवर्स में इतनी। इसकी आधी ए नोड बाई 4 कितने में रह जाएगी, और 3, और इसकी और हाफ, एक और हाफ का मतलब ए नोड बाई 8 कितने में रह जाएगी, और 3 आवर्स। अब टोटल बात कर लो, बोले 9 आवर, तो आपका आंसर आएगा 1/8। फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/8। क्वेश्चन नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसकी एक रिएक्शन दे रखी है, आपको कैलकुलेट करनी है ये। आप चेक करना है इसको, आपकी एनसीईआरटी की बुक से बस थोड़े से डेटा चेंज किए किसी वजह से, जिससे आपको पता लगना चाहिए। देखिए इधर आपको अरेनियस कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है इस क्वेश्चन में। देखो क्या अरेनियस कांस्टेंट समझना कैसे लिखते हैं अरेनियस कांस्टेंट। तो ये अरेनियस कांस्टेंट है, इसको कंपेयर करना, ऐसे लिखते हो साहब, के इक्वल्स टू ए और ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। समझ गए। अब ये वैल्यू दे रखी है, ये रही, यहां से लिया आओ इसको। तो 2800 के अपॉन टी, इधर रखो ये वैल्यू, ये भी क्या आ जाएगी, ई ए अपॉन आर टी। टी से टी को कैंसिल करो और इस वैल्यू को आर से मल्टीप्लाई करो, जब आपका एनर्जी आ जाएगी, एक्टिवेशन एनर्जी। अब आर की वैल्यू यदि 2 लेते हो तो ये 56 आती, कितनी आती, 56, लेकिन किसके अंदर आती है, किलो कैलोरी में, जो गलत है। अच्छा मैं इसको 8.314 लेता हूं तो ये आंसर आता जूल में, जो भी गलत है। इसलिए आंसर क्या बोलोगे, नन ऑफ दीन। ध्यान रखना, केवल गलती यूनिट में की है, गलत मत कर देना। ध्यान रखना, कैलोरी में लिखते तो आंसर कितना आ जाता, कैलोरी में लिखते तो बोलो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो 56, यानी ये यूनिट गलत लिख रखी थी जानबूझ के, जो गलत नहीं होनी चाहिए आगे के एग्जाम में। इलेक्ट्रिसिटी बतानी है आपको, 1 मोल H2O को ऑक्सीडाइज कर, इसमें हाइड्रोलाइसिस करने पे। अब आप देखो, आपको पता है कि 1 मोल H2O का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ये 1 मोल है, फिक्स कर दिया है। 1 मोल का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो साहब 1 मोल तो H2 बनेगी, आधा मोल O2 बनेगी। आधा मोल का मतलब 16 ग्राम, 16 ग्राम का मतलब 2 इक्विवेलेंट। और आपको 2 इक्विवेलेंट, और 2 इक्विवेलेंट के लिए 2 फेराडे चार्ज, और 2 फेराडे चार्ज की वैल्यू ये पूछा है क्वेश्चन। एनर्जी दे रखी है आपको ऑर्बिटल में, आप बतानी है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेकंड सेल। तो अब इस फॉर्मूले को देखो, सेकंड का मतलब एन की वैल्यू 2 रखोगे, तो इस वैल्यू को आप कितने से डिवाइड कर दीजिए, 4 से, आपका आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, ओवरलैपिंग ऑफ। अब बढ़िया क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 समझने का है। क्या बोल रखा है उन्होंने कि विच ओवरलैपिंग डज नॉट मेक ए कोवेलेंट बॉन्ड एज्यूमिंग एक्स इज ए मॉलिक्यूलर एक्सिस। ये एक्स है, पहले को देखो, ये तो रह गया साहब आपके पास में एस ऑर्बिटल, और ये पीजेड। पीजेड कैसे रहेगा, इसके परपेंडिकुलर। ध्यान रखना, तो जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो प्रॉपर ओरिएंटेशन ही नहीं है, नो बॉन्ड फॉर्मेशन, इसलिए यही आंसर है, बाकी सब में बॉन्ड बन जाएंगे। विच वन इज इनकरेक्ट अबाउट द साइज। देखो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है, गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से कम है, लेकिन बोरॉन से तो ज्यादा ही है। सही ये लाइन ध्यान रखना, आपको इनकरेक्ट सेलेक्ट करना था। इसी तरह से किसी सीरीज में जाते हैं डी ब्लॉक की में, तो पहले साइज थोड़े थोड़े कम होते रहते हैं मिडिल एलिमेंट के नियरली, फिर बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब स्कैंडियम का साइज तो इनसे बड़ा ही होगा, मैग्नीज से। सही है ये भी। इसी तरह से लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम होते रहते हैं, इसका मतलब है कि बोरॉन का साइज बेरिलियम से कम आना चाहिए। तो आपको इनकरेक्ट में यही आंसर देना है, बोले इनकरेक्ट है। ये भी सही है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम हो जाते हैं, कार्बन बड़ा इससे, नाइट्रोजन से। ठीक, विच वन इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, किसे कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना, ये दिखाई देने में आपको देखो ऑप्शन गलत मत कर देना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ध्यान सुन लो, जिसके पास में क्या मिलते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो क्या बोली जाती है, ऑड इलेक्ट्रॉन। दो तरह से लिखा जाता है, इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बीएमओ, तो आप उस ऑड इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं सिंगल क्रॉस से, दोनों के बीच में। इफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एबीएमओ में हो, तो उस ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, 3 स्टार से, उन दोनों के न्यूक्लियस में। तो आपके पास आंसर ये O2 है, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ध्यान रखना, 3 स्टार। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये लिखा है विच हैज हायर वैल्यू ऑफ डाइपोल मूवमेंट। बढ़िया क्वेश्चन, देखो एक बार ध्यान से। बोले साहब किसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा है, तो पोलरिटी चेक करनी है आपको, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस चेक किया करो। ये तो पहले लिखा हुआ है ईथर, ईथर भी पोलर मॉलिक्यूल है, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। फिर है साहब ये कार्बोनिल कंपाउंड। अब सुन लो आप, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं एल्डिहाइड कीटोन। कार्बन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस एज वेल एज पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड जल्दी शिफ्ट हो जाता है, इसका मतलब कार्बोनिल कंपाउंड की पोलरिटी ईथर से ज्यादा। अब कार्बोनिल कंपाउंड में एक तो एल्डिहाइड की बात करें, ये कीटोन की। इधर देखिए अब आप, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। अब सुनो ध्यान से, एल्डिहाइड में केवल एक ही प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है, तो एक प्लस आई इफेक्ट का ग्रुप जो पोलरिटी को इंक्रीज करेगा। कीटोन के अंदर दोनों प्लस आई इफेक्ट के ग्रुप लगेंगे। ध्यान रखना आप, दोनों किसके लगेंगे, प्लस आई के, इसलिए कीटोन की पोलरिटी डाइपोल मूवमेंट
एल्डिहाइड से ज्यादा होता है, इसलिए आंसर दो इसके अंदर एसीटोन। ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, ये नॉन पोलर, ध्यान रखना। CO2 तो कैसी है, नॉन पोलर। अब एल्डिहाइड, इथेनॉल और एसीटोन में किसको लिखेंगे, एसीटोन को। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द विच मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, याद करना है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट नियरली 51 मिलता है, एस ब्लॉक आपकी एनसीईआरटी की बुक। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट कितना मिलता है अकेला ही सीमेंट के अंदर, नियरली 51%, ध्यान रखना। ठीक है, विच ऑफ द इन विच स्पीसीज ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ विल बी शॉर्टेस्ट, किस में होगी, तो इनकी सबकी स्ट्रक्चर बनानी जरूरी है। इसमें 2-3 की आपसे आती हैं, जिसकी नहीं आती वो समझा देता हूं, और वो इसका आंसर है, आपको बता देता हूं। देखो इधर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। H2O2 में आप जानते हो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, H2O2 की कहती होती है ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, सिंगल बॉन्ड है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कैसा है, सिंगल बॉन्ड। O2F2 ये भी इधर देखो, इसको भी समझो, इसकी भी ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है, बट हाईली अनस्टेबल। क्यों, क्योंकि सेकंड पीरियड के एलिमेंट साइज छोटा, LP रिपल्सन बहुत ज्यादा, जो मैं बोलता रहता हूं। इसलिए मॉलिक्यूल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ओपन बुक लाइक है। ये फ्लोरीन इसको अट्रैक्ट कर लेगा और ऑक्सीजन क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन देगा। इसलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कैसा बॉन्ड आ जाएगा, डबल। और इसकी ऐसे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, ये इस तरह से। अच्छा, ये जो मॉलिक्यूल ना आपको बता दूं, लो टेम्परेचर पर नियरली -60 डिग्री सेंटीग्रेड पर ऑरेंज क्रिस्टल के फॉर्म में मिलता है, आयनिक नेचर बनने की वजह से। इसलिए इसके अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन की डबल बॉन्ड नियरली O2 के जैसी होती है। तो इसके अंदर आंसर यही है। बॉन्ड पूछा है, बॉन्ड लेंथ विल बी शॉर्टेस्ट। शॉर्टेड बॉन्ड किसके अंदर मिलता है, जिसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है, आंसर यही है, इसका ध्यान रखना। ओजोन के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड है, ओजोन के अंदर कैसे है, पार्शियल डबल बॉन्ड, क्योंकि उसमें भी रेजोनेंस है। तो एक स्ट्रक्चर ये बना देते और एक स्ट्रक्चर ये बन जाती है ओजोन की, ये लो। तो इसके अंदर कौन सा है, पार्शियल डबल बॉन्ड, आंसर देना O2F2। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन, ये लिखा है बॉन्ड एनर्जी, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड विल बी हाईएस्ट। दो ही पूछे, एक तो फॉर्मेट और एक कार्बोनेट, इसको भी समझिए आप। एक तो फॉर्मेट है, एक कार्बोनेट है, समझना। तो ये तो साहब फॉर्मेट आयन फॉर्मिक एसिड का, इसकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां भी डबल बना लेंगे। लो, ये तो फॉर्मेट। एक है कार्बोनेट, कार्बोनेट समझते हो ना, CO3-2, उसकी बनाओ, उसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। इसलिए जो डबल बॉन्ड है वो 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वहां पर बॉन्ड ऑर्डर आता है 1.33। ये रहा, ये कार्बोनेट आयन, देखो इधर, ये कार्बोनेट कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, 3। एक बार डबल बॉन्ड यहाँ बना दो, फिर यहाँ बना दो, यहाँ बना दो। तो इसके अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर आता है, ऐसे निकाल लेते हैं शॉर्ट में, जब इक्विवेलेंट आइडेंटिकल स्ट्रक्चर बनती हो ना, तो टोटल बॉन्ड अपॉन टोटल लिंकेज। तो 4 बॉन्ड बन रहे हैं सेंटर में, टोटल लिंकेज, तो यहाँ पर कितना आ जाता है 1.33, और यहाँ पर कितना आएगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 1.5। तो क्वेश्चन ये पूछा था इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एनर्जी विल बी हाईएस्ट, आंसर देना फॉर्मेट में। रीजन समझा दिया, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड है। अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि हाई स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक कर लो। सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आएंगे, Fe+3, कितने 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, चेक कर लेना। CFT लगाया करो, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए अनपेड इलेक्ट्रॉन। ऐसे पूछा क्वेश्चन नंबर 30, चूज द कलरफुल स्पीसीज विदाउट DD ट्रांजिशन। अब मैं आपको बताता हूं इसमें कलरफुल कितनी है, पहले तो वही सुन लो। ये भी कलरफुल है, ये भी कलरफुल है, और ये भी कलरफुल है। इसका रीजन क्या है, DD ट्रांजिशन। देखो इधर ये यहाँ गलती होती है। अब आप देखना, ये जो होता है ना आपके पास में पर मैग्नेट आयन, यहाँ गलती है। पर मैग्नेट आयन भी कलरफुल है ड्यू टू DD ट्रांजिशन, लेकिन ये जो मैग्नेट आयन है, चार्ज है -2, इसके अंदर D में 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इसलिए ये भी कलरफुल है ड्यू टू DD ट्रांजिशन। तो आंसर आएगा साहब क्रोमाइल क्लोराइड। ऑरेंज रेड कलर के क्रिस्टल वो बनते हैं वेपर, ध्यान रखना, कोवेलेंट कंपाउंड है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट करते हो, क्लोराइड आयन का वहां बनता है। देखो इधर, भूल नहीं जाना, इसका आंसर है क्रोमाइल क्लोराइड। क्या नाम है, क्रोमाइल क्लोराइड। ये भी कलरफुल है। आप सोचो, इसमें क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6 का मतलब 3D0। फिर किस लिए कलरफुल, इन ऑक्सीजन और ये क्रोमाइल के कंपेरेबल एनर्जी होने की वजह से। तो आंसर लेना क्रोमाइल क्लोराइड, क्योंकि इसमें विदाउट DD ट्रांजिशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, विच इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड एनर्जी, विच इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हाई एनर्जी फॉर देयर रिमूवल इन हाइड्रोजन एटम। अब ध्यान रखना दोस्तों, जिसके अंदर यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है, उनकी एनर्जी ओनली N पे डिपेंड करती है, L पे नहीं। इसलिए इन सब की हाइड्रोजन के केस में एनर्जी क्या है, बराबर। तो बराबर एनर्जी चाहिए, ध्यान रखना है, बराबर इक्विवेलेंट एनर्जी के आंसर है इसके अंदर D। ध्यान रखें क्वेश्चन नंबर 31 को। क्वेश्चन नेक्स्ट, इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हो ना यूनी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के एटॉमिक में, वहां से लिया गया है। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 32, निकल नाइट्रेट, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइज किया प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का मतलब इनर्ट में 5 एम्पियर की करंट पास किया, कितने तक, 20 मिनट तक। आपको बताना है कैथोड पे कितना डिपॉजिट हुआ, तो फर्स्ट लॉ लगा दीजिए फैराडे का। तो W = ये निकल का इक्विवेलेंट वेट कितना लिखोगे, इसका एटॉमिक मास है 58.5
एक 58.8 डिवाइड करो 2 से, ये तो हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट। फैराडे कांस्टेंट लिखो 96500। कितने एम्पियर का करंट है? 5 एम्पियर का। सेकंड में रखो। टाइम को कितना दे रखा था आपको? टाइम 20 मिनट। इंटू कर दो 60 से सेकंड में, क्योंकि W इक्वल टू होता है, आप ध्यान रखो, E/F I इंटू टी, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे इलेक्ट्रोलाइसिस का। तो ये आंसर, इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास में फर्स्ट आंसर आ जाएगा 1.82। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, बढ़िया क्वेश्चन। 2 लीटर ऑफ आइडियल गैस, प्रेशर दे रखा है 10 atm, एक्सपेंड आइसोथर्मली इनटू ध्यान से देखो, इनटू वैक्यूम। पी एक्सटर्नल 0 तो वर्क भी 0, वर्क भी 0 तो क्यू भी 0। आंसर ये। हाउ मच हीट एब्जॉर्ब, तो बोलेंगे 0, कुछ नहीं, वर्क ही नहीं हुआ। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वांटम नंबर दे रखे हैं आपको, विच इलेक्ट्रॉन हैज हाई एनर्जी। और जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी के वर्क करें तो n+l रूल देखा करो। n+l कितना हो गया? 6। n+l कितना हो गया? 7। n+l कितना हुआ? 5। n+l कितना है? 6। आंसर ये लो। अच्छा दूसरा, वो कैन नॉट डिकलराइज KMnO4। अब KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो देखो SO2 कर देती है, रिड्यूसिंग एजेंट है। एल्कीन कर देती है, क्लीवेज ऑक्सीडेशन होता है, या बियर्स रिएजेंट समझ लो आप, ये भी कर देती हैं। एल्कोहल भी कर देता है, पहले एल्डिहाइड बनता है, फाइनल एसिड। ये नहीं करेगा, आप ध्यान रखना। एसिड में ओनली 2 एसिड कर सकते हैं, एक तो फॉर्मिक एसिड और दूसरा कौन सा है? ऑक्जेलिक एसिड, और कोई नहीं करते, ध्यान रखें। इसलिए आंसर डी। एसिड खुद ही अपने आप में ऑक्सीडाइज फॉर्म है, वो तो इसमें जैसे फॉर्मिक एसिड में बोलता रहता हूं बार बार, तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप वो हिडन होता है, इसलिए कर देता है। नेक्स्ट, विच इज मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड, देखो क्वेश्चन नेक्स्ट को। तो ये तो न्यूट्रल, ठीक है, ये आपको पता है एम्फोटेरिक, ये भी एम्फोटेरिक, तो आंसर आ गया सिलिकॉन का। तो ये जो कोवेलेंट ऑक्साइड है SiO2, ये कैसा है? एसिडिक, इसीलिए तो बेस से रिएक्शन कर लेता है। विच हैज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, एक हीलियम, एक आर्गन, एक मैग्नीशियम और लिथियम +2। ध्यान रखना, लिथियम +2 हो या सोडियम +2, आपको बता दूं इनकी आयोनाइजेशन, जब सेकंड की बात करनी है, वो हीलियम से भी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट होने के साथ साथ, ध्यान से सुनो, साइज भी काफी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ENC बढ़ जाता है। इसलिए लिथियम हो या सोडियम, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी इस हीलियम से भी ज्यादा होती है। क्लियर? विच वन एज मोस्ट हाइड्रोलाइज्ड, विच वन इज मोर हाइड्रोलाइज्ड। तो अब हाइड्रोलाइसिस का मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल होना जरूरी है, तो एक इसको तो हटा दो। और डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो वाटर के लिए एफिनिटी कम हो जाती है, इसलिए सबसे ज्यादा हाइड्रोलाइसिस किसको कराओ? SiCl4 को। ये एक ही ग्रुप के हैं, ठीक है। टिन ये तो +2 और +4, इनमें आपस में पूछ ले तो 4 वाला जल्दी। और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हाइड्रोलाइसिस की डिग्री कम हो जाती है, क्योंकि साइज बढ़ता रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट। on thermal decomposition on thermal decomposition which one gives N2 गैस, बोले कौन सा देता है N2 गैस? एक तो अमोनियम ब्रोमाइड, एक अमोनियम नाइट्राइट। ध्यान रखना, जब ऑक्सीडाइजिंग नेचर का एनायन हो तो थर्मल डिकम्पोज होके जनरली एक गैस कौन सी देता है आपको पास में? N2। तो इसके ही उससे डिकम्पोजिशन आ जाएगी। इस पूछा आइडेंटिफाई करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर है BF3 और BF4 बॉन्ड लेंथ। आप समझो ध्यान से, बॉन्ड लेंथ के लिए ये इनकरेक्ट है, रीजन एक बार सुन लो। क्योंकि जब BF3 की बात करोगे, BF3 की आप जब बात करोगे तो इसके अंदर बैक बॉन्डिंग होगी, और जब बैक बॉन्डिंग होगी तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगी, इसलिए ये गलत लिख रखा है। ये सिंगल बॉन्ड है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड है। ठीक उसी तरह से बॉन्ड एंगल, इसमें एग्जैक्ट 120, इसके अंदर sp3 है, हाइड्रोजन sp3, इसलिए 109 रेगुलर मॉलिक्यूल है। बॉन्ड एंगल फिर इसमें sp2 120, इसके अंदर पिरामिडल, इसलिए 107 के आसपास अमोनिया के जैसा, ये भी गलत है, ये सही है। देखो इधर बॉन्ड एंगल, क्योंकि रेगुलर मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल कैसा होता है? अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइन स्टेट, दोनों का इक्वल। विच वन इज मोर रिएक्टिव फॉर्म ऑफ द हाइड्रोजन की कौन सी? एक तो मॉलिक्यूलर, ये H2, एक नेसेंट और एटॉमिक। तो एटॉमिक फॉर्म सबसे ज्यादा रिएक्टिव, क्योंकि इसको बनाने के लिए काफी एनर्जी चाहिए, आपको बता देता हूं। हाईली एंडोथर्मिक प्रोसेस, बहुत एंडोथर्मिक, आपको बता देता हूं। करीब 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया जाए तो ओनली 0.5% डिसोसिएट होती है। करीब 95% डिसोसिएशन करने के लिए 5000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इतनी टूटती है, इसलिए एटॉमिक फॉर्म। इन विच यूनिट सेल, ऐसे पूछा है, इन विच यूनिट सेल मैक्सिमम अनऑक्यूपाइड एज लेंथ। अब देखो बढ़िया क्वेश्चन, मैक्सिमम अनऑक्यूपाइड एज लेंथ बतानी है आपको इसकी। तो कैसे देखेंगे इसको, एक बार देखो, अनऑक्यूपाइड एज लेंथ। अनऑक्युपाइड एज लेंथ में देखिए, एक तो पूछ रहा कि सिंपल यूनिट सेल, BCT में तो उसमें क्यूबिक में तो सिंपल यूनिट सेल है। आप ध्यान रखना, सिंपल यूनिट सेल के अंदर जो बना होता है ना, तो ये जो आपके पास में
एज है वो क्या है, एक दूसरे से ऐसे कांटेक्ट में होते हैं, कोई जगह नहीं होती। अनऑक्युपाइड कितना है, 0, क्योंकि वहां पर ए इक्वल टू कितना होता है, 2r के सिंपल में। दूसरा बीसीसी और एफसीसी। अब देखो इधर ध्यान से, अब बीसीसी और एफसीसी की यूनिट सेल क्यों बताता हूँ, दोनों में ऐसा होता है। देखो इधर, ये सपोज है आपके पास में बीसीसी, तो ये है अनऑक्युपाइड, तो मैं लिख रहा हूँ, देखना अनऑक्युपाइड को इसको एक्स बोल देता हूँ। अब सुनना, एक्स अनऑक्युपाइड है आपके पास में a-2r। देखो ये इसका, ये पार्टिकल की आर और ये आर, a-2r। और एफ सी सी में रिलेशन है 4r इक्वल टू √2a, इसलिए 2r इक्वल टू हो जाएगा a/√2, और a/√2 की वैल्यू होती है 0.707 इंटू ए। इसका मतलब ये वैल्यू रखो यहाँ पर, तो a-0.707 इंटू ए, तो ये वैल्यू आती है साहब दोस्तों 0.293 के आसपास। ठीक है, इतना अनऑक्युपाइड है। बीसीसी में ये रिलेशन होता है 4r इक्वल टू √3a, तो 2r इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में √3a/2, और ये वैल्यू आती है 0.866 इंटू ए। इसका मतलब ये जब 0.66 ए करोगे तो ये वैल्यू कम आएगी, 0.866 इंटू ए, तो ये वैल्यू आएगी 0.134 के आसपास। ठीक, तो सबसे ज्यादा अनऑक्युपाइड किसके अंदर रहा, एफसीसी में। कितना, 0.93। इसका बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से करना, गलत मत कर देना, अनऑक्युपाइड सबसे ज्यादा इसमें रहता है। आगे, 10 ग्राम फ्लोरो एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व 500 ग्राम ऑफ वाटर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट वाज ऑब्जर्व्ड, कितना, 1 डिग्री, कैलकुलेट वन टाप फैक्टर आई पूछा है आपसे। देखो इधर देखिए, क्या कैलकुलेट करना है आपको, वन टाप फैक्टर आई, तो कर देते हैं साहब वन टाप फैक्टर आई को। देखो इधर, ये आपके पास में फॉर्मूला, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू आई के एफ इंटू एन। कितना दे रखा है, 1। आई आपको फाइंड करना है, के एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है इसके अंदर, के एफ की वैल्यू होती है, मैं आपको बता दूं, वाटर के लिए 1.86, तो यहाँ पे लिख लो 1.86। एम कितना दे रहा, कितना ग्राम डिजोल्व किया था, 10 ग्राम। 10 ग्राम मोलर मास होता है इसका 78, कितने में किया था ये डिजोल्व, 500 ग्राम वाटर में। लो साहब इसको सोल्व कर लो, तो इससे आ जाएगी आई, ये 2.1 आएगा, चेक कर लेना एक बार। विच गैस एज हायर वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट। अब ध्यान रखना, हेनरी कांस्टेंट ये रिलेशन है, प्रेशर इक्वल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू एक्स। ये क्या चीज है, मोल फ्रैक्शन किसमें, उस सॉल्यूशन में, या गैस की सॉल्युबिलिटी, समझ गए। तो गैस की जितनी ज्यादा एफिनिटी होगी टुवर्ड द सॉल्यूशन या टुवर्ड द सॉल्वेंट, उतनी ज्यादा डिजोल्व, और ये ज्यादा डिजोल्व होगी तो ये कम आएगा। तो आप ऐसी गैस सेलेक्ट करो जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम, आंसर हीलियम। हीलियम, CO2, अमोनिया एंड N2, तो हीलियम की सॉल्युबिलिटी सबसे कम वाटर में, इसलिए हेनरी कांस्टेंट सबसे ज्यादा। क्वेश्चन नेक्स्ट, बढ़िया, ये ज्यादातर स्टूडेंटों ने गलत कर दिया, मुझे समझ नहीं बैठी। कंपाउंड एक्स मेटल इम्पार्ट कैसा है, क्रिम्सन रेड कलर देता है फ्लेम को। अब क्रिम्सन रेड ध्यान रखना, एक तो लिथियम के कंपाउंड देते हैं, एक स्ट्रोंशियम के देते हैं। अब आगे क्वेश्चन है, एक्वा सॉल्यूशन न्यूट्रल है, थर्मल डिकम्पोज होकर क्या करता है, वो रेडिश ब्राउन फ्यूम देता है। अब रेडिश ब्राउन फ्यूम, आप ध्यान रखना, ये तो जब मोनोएटॉमिक है तो ये तो डिकम्पोज ही नहीं होता, ये होते हैं नाइट्रेट, और जब नाइट्रेट को डिकम्पोज करते हो तो मेटल ऑक्साइड बनता है। 2-3 बार दे दिया, लेकिन फिर भी हमारे स्टूडेंट इसको गलत करते रहते हैं, देखो। तो जब सिल्वर, इस स्ट्रोंशियम नाइट्रेट को जब हीट करोगे तो सबसे पहले स्ट्रोंशियम ऑक्साइड NO2 और O2, तो पहली लाइन यहाँ पे क्रिम्सन रेड कौन कौन देते हैं, लिथियम के कंपाउंड और स्ट्रोंशियम के। नाइट्रेट को हीटिंग से, आपको बताया था ना, नॉर्मल एल्कली मेटल नाइट्रेट तो बनते हैं नाइट्राइट और O2, और बाकी सब डिकम्पोज होकर क्या देते हैं, मेटल ऑक्साइड एंड NO2, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स, क्या देते हैं वो, रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। इसलिए आंसर क्या करोगे, सी। ये मैंने आपको डाल दिया है क्वेश्चन, इसको आप चेक करो। और एक्सरसाइज जो आपको मॉडल पेपर डाला गया है ना, मॉक टेस्ट नंबर 5th, उसको कीजिए, उसके क्वेश्चनों को चेक करना, और फिर उसके बाद भी मुझे बताना। ठीक है, आज की क्लास को ऑफ करता हूँ, फिर अगली क्लास में बात करेंगे, बाय।